मैथमेटिक्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई एम दीपा चौधरी। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आज का हमारे पास जो टॉपिक है विस्कस फ्लूइड डायनेमिक्स का टॉपिक है, जो कि हमारे पास फर्स्ट यूनिट में इसका लास्ट टॉपिक रहता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए गैस। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, बट बाय चांस एग्जाम में आ जाए तो हमें आना चाहिए, क्योंकि हम एक पोर्शन पूरा कवर करके चल रहे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऐसे गिवन होता है ना, फर्स्ट पार्ट ये, फर्स्ट पोर्शन इस तरीके से, तो हम सेकंड पोर्शन इसका पूरा का पूरा करके चल रहे हैं कि हमारा एक 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से अटेम्प्ट हो जाए। तो बाई चांस ये आ जाए तो इसलिए मैं इसको भी करा रही हूँ। ठीक है बेटा, देखो इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए गैस। देखो इसमें हमें गैस के मोशन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब किस तरीके से करेंगे वो चीज़ आप ध्यान रखना। तो इसमें जो हमने थर्ड सेमेस्टर में जो भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन और देन बर्नौली वाला भी यहाँ पे यूज़ हुआ है। आई थिंक हाँ, बर्नौली वाला भी यूज़ हुआ है। तो ये सब यहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। तो इन रिजल्ट को आपको माइंड में सेट करके रखना, क्योंकि इनका पूरा का पूरा डेरिवेशन थर्ड सेमेस्टर में गिवन है। यहाँ पे सिंपल हमें यहाँ पे इनका रिजल्ट लिखना है। ठीक है बेटा, तो वी नो डैट, अब देखो हम करना शुरू करते हैं। वी नो डैट इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर कंप्रेसिबल फ्लूइड इज, ये मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे रो आपको पता ही है, कल रो अपॉन कल टी प्लस डेल डॉट पी, और ये वेलोसिटी क्यू वेक्टर जो होता है हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल टू 0। एंड ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास क्या होता है, कल क्यू वेक्टर अपॉन टी, कल क्यू अपॉन कल टी प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है, डॉट डेल, और यहाँ पे क्यू वेक्टर आ गया इक्वल टू, ये मेरे पास यहाँ पे फोर्स होता है, ये तो चीज़ पता चल गई ना, दिस इज द वेलोसिटी। और यहाँ पे एफ जो है मेरे पास फोर्स है, -1 अपॉन रो डेल पी, पी प्रेशर है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ये रो है मतलब डेंसिटी है, क्यू वेलोसिटी है, और जो हमारे पास यहाँ पे एफ जो है ये बॉडी फोर्स है, एंड पी जो है वो प्रेशर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। यहाँ पे जो जो चीज़ें सिंबल मतलब यूज़ किए गए हैं वो चीज़ मैंने आपको बता दी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास क्या होती है, दिस। ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन होता है मेरे पास दिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें आगे जो काम करना है वो देखते हैं। इन द केस ऑफ स्टडी मोशन, अब यहाँ पे स्टडी मोशन का केस करना। तो स्टडी मोशन के केस में हमारे पास दोनों में क्या चीज़ हो जाएगी बेटा, यहाँ पे अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें अगर मैं स्टडी मोशन की बात कर रही हूँ तो मेरे पास कल रो अपॉन कल टी इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इस इक्वेशन में मेरे पास दिस इक्वल टू 0। तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन फॉर स्टडी मोशन के लिए मेरे पास दोनों में 0 बन जाएगा। इतना क्लियर। तो जब ये स्टडी मोशन की हम बात कर रहे हैं, ये 0 हो गया, तो मेरे पास रिमेनिंग फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, दिस इक्वल टू 0। इतना क्लियर हो गया बेटा। एंड देन जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें रिमेनिंग ये बचेगा मेरे पास दिस इक्वल टू ये वाला बचेगा। साथ में यहाँ पे क्या कर दिया, ये तो लेना ही था स्टडी मोशन, साथ में नो बॉडी फोर्स। नो बॉडी फोर्स मतलब बॉडी फोर्स नहीं है। जब बॉडी फोर्स ही नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो इसकी वैल्यू भी हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो मेरे पास ये बचेगा और माइनस में इक्वल टू करके माइनस दिस, क्योंकि बॉडी फोर्स भी 0 हो गया, स्टडी मोशन की वजह से ये भी 0 हो गया। तो इतना क्लियर हो गया बेटा। हमने क्या क्या काम किया, सबसे पहले हमने अपने थर्ड सेमेस्टर में कुछ रिजल्ट थे, वहाँ पे हमने पूरा डेरिवेशन किया हुआ है। तो सिंपल यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इनका रिजल्ट याद रखना है। तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ध्यान रखी, ये है। ईलर इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे पास ये है। तब हमने यहाँ पे बात की स्टडी मोशन की। स्टडी मोशन के लिए ये और ये दोनों इक्वल टू 0 हो जाएंगे, और साथ में स्टडी जो मोशन यहाँ पे ले रहे हैं वो नो बॉडी फोर्स, अंडर नो बॉडी फोर्स। तो जब यहाँ पे नो बॉडी फोर्स आया तो मतलब ये इक्वल टू 0। तो ये तीनों वैल्यू पुट करी और मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट ये बन गई और इक्वेशन सेकंड ये बन गई।
और इनको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इतना क्लियर हो गया बेटा। अब हमारे पास जो ऐसा मेरे पास फ्लो है, इस फ्लो के फॉर सच फ्लो बर्नौली इक्वेशन बिकम्स, मेरे पास मैंने आपको बताया हुआ है, काफ़ी सारे आर्टिकल ऑलरेडी मैं इस यूनिट में करा चुकी हूँ, तो ये किस तरीके से आती है ये चीज़ मैंने आपको बता दिया, बर्नौली इक्वेशन। ठीक है, तो आप वहाँ से ही जाके चेक कर सकते हैं। ओके बेटा, तो मेरे पास जो बर्नौली इक्वेशन होगी वो होती है ये 1/2 क्यू वेक्टर स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे dp अपॉन रो है, ये ध्यान रखना बेटा, दिस इज dp अपॉन रो, ओके, इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर ये चीज़ आपको कंफ्यूजन में लग रहा हो कि बर्नौली इक्वेशन ये कैसे आई है, तो मैंने इससे पहले आर्टिकल्स कराए हैं, आप उसमें देख लेना, मैंने वहाँ पे सॉल्व करके बताया हुआ है। तो हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन होती है वो इस तरीके से होती है। ठीक है, जो आइसेंट्रोपिक फ्लो वाला पोर्शन है और काफ़ी सारे टॉपिक करा दिए, 4-5 टॉपिक करा दिए, उनमें ये चीज़ देख लेना। ठीक है बेटा, ये बताई हुई है मैंने, वहाँ पे यूज हुई है। तो बर्नौली इक्वेशन मेरे पास दिस इक्वल टू कांस्टेंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब देखो आगे क्या करना है। इन द स्पेशल केस ऑफ आइसेंट्रोपिक फ्लो, अगर हम आइसेंट्रोपिक फ्लो वाला मतलब स्पेशल केस के लिए यहाँ बात करें, फॉर विच द एंट्रोपी ऑफ ईच पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट अलोंग एनी स्ट्रीम लाइन, मतलब मेरे पास किसी भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग अगर मैं बात करूं तो हर एक पार्टिकल की जो एंट्रोपी होती है वो कांस्टेंट रहती है, रिमेन्स मतलब सेम, मतलब फिक्स निश्चित रहती है, कांस्टेंट रहती है। फॉर ईच सच पार्टिकल, और इस पार्टिकल के लिए हमारे पास यहाँ पर देखो, अगर मैंने आइसेंट्रोपिक वाला आपको कराया था तो P इक्वल टू होता k रो की पावर गामा। इतना क्लियर हो गया, ये चीज वहां पे था मेरे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, अब तक तो हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लिख ली, उसके बाद हमने यूलर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लिया, फिर हमने क्या किया, स्टडी मोशन की बात करी और नो बॉडी फोर्स के अंडर, तो हमने इनमें अप्लाई की वो टर्म सारी सब चीज़ें, तो मेरे पास ये रिजल्ट निकल के आ गया। फिर हमें पता है बर्नौली इक्वेशन, ऐसे फ्लो के लिए बर्नौली इक्वेशन क्या होती है, ये होती है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज किया गया आइसेंट्रोपिक फ्लो के लिए, तो इन द स्पेशल केस ऑफ आइसेंट्रोपिक फ्लो, मतलब इस जो हमारे पास आइसेंट्रोपिक फ्लो है उसके स्पेशल केस की अगर हम बात करें, जिसमें हमारे पास जो है किसी भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग हर एक पार्टिकल की जो एंट्रोपी होगी वो रिमेन्स कांस्टेंट होती है, और हमें पता है आइसेंट्रोपिक फ्लो में ये चीज होता है। ठीक है, अगर आप बेटा यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा दिस dp, तो अगर मेरे पास यहाँ पे p है तो मैं अगर यहाँ से dp निकालूं, मतलब इसको रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूं, p को रो के रेस्पेक्ट में क्या कर दूं, डेरिवेटिव कर दूं, तो मेरे पास क्या आएगा। ठीक है, तो मैंने p को जब रो के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो मेरे पास यहाँ पर k, और हमें पता है जब भी x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो मेरे पास क्या आता है, जो पावर है वो आगे आ जाती है और इसमें से एक माइनस हो जाता है। तो सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे करने वाले हैं, तो गामा आगे आ जाएगा, रो में से गामा -1, तो यहाँ से मैं अगर मैं dp निकालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, k गामा रो की पावर गामा -1, तो देखो k गामा, ठीक है, रो की पावर गामा -1, और जो ये डी रो है वो इधर आ जाएगा। तो ये चीज समझ आ गई बेटा मैंने कैसे लिखी, इतना क्लियर हो गया बेटा आपको। ठीक है, ओके बेटा, अब आगे देखो, तो ये जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है, इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पे पुट करेंगे। अब इक्वेशन नंबर 5 में जब हम पुट करेंगे तो इसको पूरे को कंप्लीट को यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अपॉन में आपने यहाँ देखा होगा, यहाँ पे रो है और ये सब चीजें एज इट इज है और सारी चीजें। अब देखो आगे, तो ये मेरे पास एज इट इज चलेगा, के गामा ये बाहर ले लिया मैंने। अब यहाँ पे रो की पावर गामा -1 है, और देखो यहाँ पे रो की पावर गामा -1 है, अपॉन में गामा रो है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, रो की पावर गामा -1, अगर ये रो ऊपर जाएगा तो -1। अब देखो बेस सेम तो पावर ऐड, तो यहाँ पे मेरे पास
रो की पावर गामा, और यहाँ पे देखो पावर ऐड, तो गामा -1 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा रो की पावर गामा -2। तो वही चीज मैंने यहाँ पे इसकी जगह लिखी हुई है। इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है बेटा इंट्रीगेशन की। यहाँ पे इंट्रीगेशन है, ठीक है। जब इंट्रीगेशन करते हैं, देखो x की पावर m का मैं इंट्रीगेशन करूँ dx, ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है x की पावर m+1 अपॉन m+1, मतलब जो ऊपर जैसे पावर है इसमें 1 ऐड करेंगे, फिर जो ऊपर रहेगा उसी को नीचे, तो वही चीज यहाँ पे करेंगे। तो जब मैं इसका इंट्रीगेशन करूंगी तो रो की पावर दिस, और इसमें जो ये है इसमें एक ऐड कर दिया, और जो ऊपर का आया है पूरा का पूरा नीचे। ठीक है बेटा, बात समझ आ गई। दिस इक्वल टू कांस्टेंट। फिर यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या आ जाए गामा -1, तो के गामा अपॉन गामा -1 रो की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है बेटा, दिस इज इक्वेशन नंबर 6। बेटा आपको इक्वेशन नंबर 6 तक समझ आ गया। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या किया गया है। देखो यहाँ पे जो मेरे पास ये के गामा रो की पावर गामा -1, इसकी जगह मैंने ये वैल्यू रखी है। अब ये क्यों रखी है वो चीज़ देखते हैं। देखो जब मैंने यहाँ पे फाइंड किया था बेटा के गामा रो की पावर गामा -1, तो इसकी वैल्यू क्या थी मेरे पास, ये थी, तो वही मैंने इसकी जगह ये रखी। ठीक है। फिर हमारे पास बेटा एक टॉपिक हमने किया हुआ है द स्पीड ऑफ साउंड इन ए गैस वाला, तो उसमें ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास ये आया था, तो इसकी जगह मैंने रख दिया ए स्क्वायर, और हमने बाद में इसको इस तरीके से भी लिखा था। ठीक है बेटा, तो ये चीज़ वहाँ पे लिख दिया। अब देखो आगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 7। तो आपको ये समझ आ गया इक्वेशन नंबर 7 कैसे आए। ठीक है, इन इक्वेशन 7, जो इक्वेशन 7 है, द कांस्टेंट इज सेम अलोंग एनी स्ट्रीम लाइन, मतलब मेरे पास, अब पहले पूरा पढ़ लेते फिर उसके बाद बताती हूँ। बट अनलेस द फ्लो इज होमोट्रोपिक इट विल वेरी फ्रॉम वन स्ट्रीम लाइन टू अनदर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, मेरे पास किसी भी स्ट्रीम लाइन, मतलब एनी किसी भी स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो कांस्टेंट है वो मेरे पास सेम होगा, पर कब तक होगा, जब तक कि हमारे पास फ्लो होमोट्रोपिक ना हो। ठीक है, होमोट्रोपिक ना हो। अब ये जो है मेरे पास ये वेरी करता है, मतलब वेरी करता है वन स्ट्रीम लाइन से अनदर स्ट्रीम लाइन। ठीक है, अगर एक स्ट्रीम लाइन से दूसरे स्ट्रीम लाइन में देखें तो ये वेरी मतलब डिफरेंट होता है एक स्ट्रीम लाइन से दूसरे स्ट्रीम लाइन में। ठीक है, वेरी करता है। इतना क्लियर हो गया यहाँ पे कि क्या बोला गया है कि मेरे पास जो ये कांस्टेंट है किसी भी स्ट्रीम लाइन के अकॉर्डिंग ये हमारे अलोंग ये हमारे पास सेम होगा, और सेम कब तक होगा, जब तक कि मेरे पास फ्लो होमोट्रोपिक ना हो। ठीक है, और ये वेरी करता है एक स्ट्रीम लाइन से दूसरे स्ट्रीम लाइन तक, इतना यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, अब आगे देखो बेटा, यहाँ पे ये थोड़ा सा पोर्शन आपको माइंड में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो क्योंकि अब तक तो सारा लॉजिकली हमारा चल रहा था कि कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई, ये यहाँ से आई, ये इस तरीके से आई। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इतना पोर्शन। ठीक है, यहाँ पे एंट्रोपी वर्ड का यूज एंट्री की गई है, तो उस चीज के लिए द कंडीशन फॉर कांस्टेंट एंट्रोपी ऑफ ए फ्लूइड पार्टिकल इन इट्स स्टडी मोशन अलोंग ए स्ट्रीम लाइन इज दिस। मेरे पास जो है किसी भी स्ट्रीम लाइन, जो भी हमारे पास स्ट्रीम लाइन है उसके अलोंग अगर मैं स्टडी मोशन में फ्लूइड पार्टिकल की एंट्रोपी जो है हमारे पास जो कांस्टेंट एंट्रोपी है उसकी कंडीशन की बात करूँ तो वो मेरे पास ये होती है। बात समझ आई। देखो स्ट्रीम लाइन के अलोंग, ठीक है, कोई भी हमारे पास स्टडी मोशन में फ्लूइड पार्टिकल के कांस्टेंट एंट्रोपी के लिए जो कंडीशन है वो ये है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना कि यहाँ पे हमारे पास कोई भी स्ट्रीम लाइन है, अगर उसके हमारे स्ट्रीम लाइन के अलोंग जो भी हमारे पास स्टडी मोशन में फ्लूइड पार्टिकल की कांस्टेंट एंट्रोपी होती है उसकी कंडीशन ये होती है। ठीक है, और जो एंट्रोपी जो वाला जो पोर्शन है वो ये यूज किया गया एस। क्लियर बेटा। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब तक तो ये चीज थी, इसके अलावा द इक्वेशन ऑफ स्टेट में बी टेकन इन आइदर ऑफ द इक्विवेलेंट फॉर्म। जो हमारे पास
स्टेट की जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है इक्विवेलेंट फॉर्म ये भी हो सकती है। इसके अलावा जो है हमने अब तक जो ली है ये भी हो सकती है। इसमें क्या होगा, हमारे पास एफ है जो हमारे पास यहाँ पे पी प्रेशर, रो और टेम्परेचर का फंक्शन है इक्वल टू 0 होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 9। और यहाँ पे जो मेरे पास पी प्रेशर है या वो फंक्शन होगा रो और एस मतलब एंट्रोपी का। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 10। तो इस केस में जो ये हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ स्टेट आ रही है, इस केस में हमारे पास जो एफ है और जो ये स्मॉल एफ और कैपिटल एफ ये हमें पता होंगे, हमें नॉन होंगे। ठीक है, हम इनके बारे में जानेंगे। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थियोरेटिकल था बेटा, कुछ अलग से टर्म आई थी, तो इस चीज़ को आप माइंड में सेट रखना कि क्या बोला गया है। यहाँ पे स्ट्रीमलाइन और एंट्रोपी का मतलब एंट्री की गई है, तो ये चीज़ आप याद रखना कि जो भी मेरे पास स्ट्रीमलाइन है उसके अलोंग स्टडी मोशन में फ्लूइड पार्टिकल के कांस्टेंट एंट्रोपी की जो कंडीशन है वो ये होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टेट ऑफ इक्वेशन, ठीक है, तो वो हमारे पास इन इक्विवेलेंट फॉर्म में भी हो सकती है, जो मेरे पास इसका फंक्शन हो एंड देन इसका फंक्शन हो। दिस इज इक्वेशन नंबर 9 एंड 10। और यहाँ पे जो मेरे पास फंक्शन होंगे दिस एंड दिस ये हमें नॉन होंगे। इतना क्लियर। अब यहाँ पे जो हमने ये इक्वेशन लिखी है ना, अब तक जितनी भी इक्वेशन लिख रहे हैं हम, देखो बेटा इसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, जितनी भी इक्वेशन अब तक हमने लिखी है, ये वाली इक्वेशन हो गई एंड देन दिस इक्वेशन हो गई, और ये वाली जो ऊपर की हमने इक्वेशन लिखी है, तो इनके बारे में अब यहाँ पे कुछ बताया गया है, तो वो मैं चीज़ आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें बताई गई है। इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 10 है इज मोर कन्वीनियंट है फॉर डिस्कसिंग द केसेस ऑफ आइसेंट्रोपिक और होमोएंट्रोपिक फ्लो। इसमें बोला है कि जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 10 है ना, ये वाली इक्वेशन ये मेरे पास ज़्यादा बेटर होगी। मतलब अगर हम आइसेंट्रोपिक और होमोएंट्रोपिक फ्लो के बारे में अगर बात कर रहे हैं, उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मतलब यूज़फुल होगी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसके बारे में बोला गया कि ये मेरे पास काफ़ी होगी इनको डिस्कस करने के लिए। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो पॉइंट में बना के, कैसे कि आइसेंट्रोपिक और होमोएंट्रोपिक जो हमारे पास फ्लो है, तो उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें, इस तरीके के केसेस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास ये ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा कन्वीनियंट होगा इसके बारे में बात करना। ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर जो इक्वेशन नंबर 3 है, 4 है, 8 है, 9 है और 10 है आर डिस्टिंक्ट इक्वेशन फॉर डिटरमाइनिंग पी, रो, क्यू और एस। अब देखो इक्वेशन नंबर पहले हम देख लेते हैं 9 और 10, 9 और 10 और 8। देखो मेरे पास इक्वेशन नंबर 8 ये हो गया, तो यहाँ से इन्होंने देखो वेलोसिटी है हमारे पास, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, एंट्रोपी। तो यहाँ पे मेरे पास रो है, प्रेशर है, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें दी हुई है। तो इन्होंने यही चीज़ बोली है कि 8, 9 और 10, क्योंकि यहाँ पे और यूज़ हुआ तो और का यूज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले 3 और 4 देख लेते हैं हम, 3 एंड 4। तो यहाँ पे भी रो और क्यू है ना, रो और क्यू। तो उन्होंने बोला है कि जो ये मेरे पास इक्वेशन है 3, 4, 8, 9 और 10, ये हमारे पास अलग अलग इक्वेशंस हैं। ठीक है, और किसको डिटरमाइनिंग करने के लिए है, पी मतलब प्रेशर को, रो को, और जो मतलब डेंसिटी को, वेलोसिटी को, एंट्रोपी को फाइंड करने के लिए ये हमारे पास अलग अलग इक्वेशन है, इनकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बर्नौली इक्वेशन इज रियली ड्राइव फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ मोशन। जो मेरे पास बर्नौली इक्वेशन जब हमने ड्राइव की है, तो वो हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से ड्राइव हुई थी। बट द फॉर्म 5 और 7 आर वेरी यूजफुल। जो मेरे पास 5 और 7, देखो 7 तो मेरे पास ये है, और 5 हम देख लेते हैं बेटा पीछे, 5 दिस। देखो यहाँ पे मैंने लिखा ना बर्नौली इक्वेशन, तो मेरे पास ये एक बर्नौली इक्वेशन ये आई, और यहाँ से इसको सॉल्व करके थोड़ा सा आइसेंट्रोपिक की एंट्री करा के मेरे पास एक ये आ गई। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, काफ़ी यूजफुल है। तो इन्होंने बोल दिया कि जब हमने बर्नौली इक्वेशन फाइंड की थी, तो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी, और ये मेरे पास काफ़ी हेल्पफुल है जो मैंने बर्नौली इक्वेशन आपको लिखाई है। इतना क्लियर। देखो बेटा यहाँ पे क्या बोला गया,
Thus the problem of determining the nature of gas flow is solvable। यहाँ पे क्या बोला गया है, जो हमारे पास गैस फ्लो है उसके नेचर को डिटरमाइन करने की जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास क्या होगी, मतलब सॉल्व करने योग्य हो जाएगी, मतलब सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे बोली गई है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे क्या किया गया है। यहाँ पे ये चीज़ रिजल्ट है ये, ठीक है, और इस रिजल्ट का मैंने आपको प्रूफ भी करा दिया। ये हमारे पास थर्ड सेमेस्टर में ही है, तो देख लेते हैं ये रिजल्ट क्या है। मुझे इसको इसके इक्वल दिखाना है। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट यहाँ पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो दिस इक्वल टू दिस। अब ये रिजल्ट यूज क्यों किया गया वो देख लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में ये टर्म आ रही है ना, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाली है। ठीक है, दिस। अब देखते हैं वैल्यू निकलेगी किस तरीके से, वो चीज़ देख लेते हैं। देखो बेटा मेरे पास ये है। ठीक है, अब डेल जो होता है मेरे पास, ये सब चीज़ें एज इट इज रखी। डेल ये होता है आई कैप कल अपॉन कल एक्स प्लस जे कैप कल अपॉन कल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कल जेड। ठीक है, फिर ये चीज़ एज इट इज। अब देखो यहाँ पे क्या किया, इसका डॉट प्रोडक्ट होगा आई के साथ, और ये कल क्यू वेक्टर अपॉन कल एक्स, फिर सिंपल क्यू का जे के साथ, इसका इस तरीके से हमने ये चीज़ें कर दी। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, अब आगे देखो, हमें पता है कोई भी 3 वेक्टर हमारे पास है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है, इस तरीके से है, तो इसका हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट बी बाहर माइनस ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी बाहर, ये चीज़ होती है हमारे पास। ठीक है, तो हमें यहाँ से निकालनी है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये मैंने इधर ले लिया, ये एज इट इज है। जब ये इधर आएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इधर माइनस में जाएगा, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, फिर हमने क्या किया, ए की जगह हम क्यू रखेंगे। क्यू देखो यहाँ पे मेरे पास क्यू है, यहाँ पे आई है, यहाँ पे ये है, तो ए की जगह मैंने रखा क्यू, बी की जगह मैंने रखा आई कैप, ठीक है, और सी की जगह रखा ये। इतना क्लियर। अब इस रिजल्ट में मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगी, मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, मतलब इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब मैंने वैल्यू पुट करी यहाँ पे, इसकी जगह क्यू, इसकी जगह बी की जगह आई कैप, और इसकी जगह ये, तो यहाँ पे ए की जगह क्यू वेक्टर, ठीक है, डॉट सी की जगह मैंने रखा ये और आई कैप माइनस यहाँ पे फिर क्रॉस में। ठीक है, तो ये वैल्यू रख दी मेरे बेटा। अब देखो इसको क्या किया गया है, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये, एक मिनट रेड पेन ले लेते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो ये जो आई कैप तो मैंने यहाँ पे ले लिया, इसको क्या किया गया है, इसको देखो। अगर मैं इस टर्म को सॉल्व करूँ, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, कल अपॉन कल एक्स 1/2 क्यू वेक्टर का स्केयर, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो कैसे होगा, 1/2 बाहर, इसका क्या होगा मेरे पास 2 क्यू वेक्टर। ठीक है, और कल क्यू वेक्टर अपॉन कल एक्स, 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास बचेगा दिस। क्या यही है ये चीज़, तो इसकी जगह मैं ये रख सकती हूँ। यही चीज़ मैंने यहाँ पे किया, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरे पास निकल के यही आएगा, और इसकी जगह मैंने ये लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इतना आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि कौन सी चीज़ कहाँ से लिखी। जब हमने एक के लिए बात करी तो हमारे पास ये चीज़ निकल के आ गई। तो सिमिलरली हम जे के लिए कर सकते हैं, सिमिलरली के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे जे की आई की जगह, आई कैप की जगह जे कैप हो जाएगा, और यहाँ पे वाई आ जाएगा। सिमिलरली इसकी जगह के हो जाएगा, और इसकी जगह मेरे पास क्या आ जाएगा, वाई की जगह जेड। ठीक है, और ये सब चीज़ें हमने एज इट इज, देखो आई की जगह जे, एक्स की जगह वाई, और सब चीज़ें एज इट इज। ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स के, अब यहाँ पे इससे कर लेते हैं, जे की जगह के, वाई की जगह जेड, वाई की जगह जेड, जे की जगह के, जे की जगह के, वाई की जगह जेड। तो मेरे पास ये तीनों टर्म निकल गई ना, ये दिस दिस एंड दिस। अब ये तीनों टर्म निकलने के बाद इन तीनों टर्म्स को क्या करना है, हमें ऐड करना, और ये इसके इक्वल आ जाएगा। इतना क्लियर। तो मेरे पास दिस इक्वल टू क्या होगा, मेरे पास ये वाले टर्म दिस, यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म तीनों को एडिशन करना है। तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो मेरे पास दिस दिस दिस,
ये तीनों टर्म ऐड होंगी, तो इन तीनों टर्म को मैं लिख सकती हूँ दिस। अब ये कैसे लिख सकती हूँ वो चीज देखना बेटा। मेरे पास यहाँ पे निकल के आया पहला, जब मैं ऐड करूंगी तो आई कैप कल अपॉन कर्ल एक्स, ठीक है, प्लस के जे कैप कल अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप कल अपॉन कर्ल जेड। इसको मैं ब्रैकेट में लिख दूँ और जो ये 1/2 है क्यू वेक्टर इधर लिख दूँ, क्योंकि इन तीनों का ऐड करेंगे, यहाँ पे प्लस साइन यहाँ पे प्लस साइन, तो यहाँ पे मेरे पास ये तीनों में कॉमन है, बाहर ले लिया, रिमेनिंग मेरे पास ये बचा, तो ये मेरे पास क्या होता है डेल। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। फिर देखो यहाँ पे ये माइनस साइन चल रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, क्यू क्रॉस में ये सब चीज़ें मेरे पास यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। अब इसकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे आएगा मेरे पास जो इसमें प्लस, यहाँ पे होगा माइनस कॉमन ले लिया ना, अब क्यू क्रॉस बाहर ले लिया मैंने, तो मेरे पास यहाँ पे इसमें प्लस यहाँ पे प्लस प्लस आएगा। अब इस टर्म की जगह मैंने ये क्यों रखा, ये वाली वैल्यू क्यों रखी, क्योंकि जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, देखो यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या टर्म आएगी। ये टर्म आएगी मेरे पास आई कैप क्रॉस कर्ल क्यू अपॉन एक्स कर्ल एक्स प्लस जे कैप क्रॉस कर्ल क्यू अपॉन कर्ल वाई प्लस के कैप क्रॉस कर्ल क्यू अपॉन कर्ल जेड। ये चीज निकल के आ गई मेरे पास, ठीक है बेटा, इतना क्लियर हो गया। तो ये चीज तो मेरे पास एज इट इज है। अब इसको मैंने लिख दिया डेल, जो है हमारे पास इसका क्रॉस प्रोडक्ट विद किसके साथ, क्यू वेक्टर के साथ। जब इसको सॉल्व करूंगी, देखो यहाँ पे इसकी ये वैल्यू होती है, यहाँ पे क्रॉस में है, तो ये क्या होगा आई क्रॉस हो जाएगा कल क्यू वेक्टर अपॉन कल एक्स प्लस दिस। तो ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये किसकी है मेरे पास, इसकी, तो इसकी जगह ये चीज रख दी। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है, कैसे निकाला, ओके। तो मेरे पास ये वाली वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अगर आप बेटा ध्यान दोगे तो मेरे पास ये चीज तो एज इट इज है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये भी है, इसकी जगह रखा इन्होंने क्या, जाई। ये हमारे पास वर्टिसिटी वाला पोर्शन होता है, इसकी वैल्यू होती है जाई, तो ये चीज आ गई। तो हमारे पास दिस इक्वल टू, यहाँ पे देखो दिस इक्वल टू दिस, ठीक है बेटा, तो ये इक्वल टू आ गया दिस, ठीक है। तो ये वैसे आपको करने की नीड नहीं है क्योंकि थर्ड सेमेस्टर का है, तो फिर भी मेरे को लगा कि आपको बताना जरूरी है कि किस तरीके से आया, क्यों आया है। जब हम थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कराएंगे, फ्लूइडायनेमिक्स कराएंगे, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम कराएंगे ऑलरेडी, ठीक है बेटा। तो ये चीज़ें किस तरीके से आए वो आपने देख ली। अब आगे देखते हैं। ये आने के बाद यहाँ पे क्या किया गया है बेटा, वो देखो, मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पे यूज की गई है। इक्वेशन नंबर 4 है ये। तो जो मेरे पास रिजल्ट इसका निकल के आया है, इसकी जगह वो रिजल्ट यहाँ पे रख दिया, ये है मेरे पास, और दिस इक्वल टू दिस, ये रिजल्ट पूरा का पूरा मैंने ये रख दिया। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या किया, ये मतलब स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय क्यू, मतलब डॉट प्रोडक्ट करनी है क्यू वेक्टर से। जब मैं यहाँ पे इसको डॉट प्रोडक्ट करूंगी तो ये तो बाहर हो जाएगा, दिस इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, फिर यहाँ पे माइनस डॉट दिस। और हमें पता है जब भी हमारे पास वेक्टर ए डॉट ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0 होता, मतलब यहाँ पे क्रॉस हो, यहाँ पे डॉट हो और ये दोनों सेम हो, तब इसकी वैल्यू मेरे पास क्या होती है, 0 होती है। तो सेम यहाँ पे भी यही चीज़ है, डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज होती है वेक्टर में, वो चीज़ यहाँ पे यूज की गई। तो इसकी वैल्यू मेरे पास क्या हो जाएगी बेटा, 0। आप मैच कर सकते हो, देखो यहाँ पे ये दोनों सेम है बाय दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये 0 हो गया, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई इसके इक्वल। दिस इज इक्वेशन नंबर 11। इतना क्लियर हो गया। अब हमने जो इक्वेशन नंबर 10 लिखी थी कि हमारे पास जो स्टेट ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, तो उसको हमने ये चीज़ यहाँ से निकाली है। अब ये चीज़ क्यों निकाली वो चीज़ देखो, जब हमने यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन की थी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पे,
देखो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बर्नौली इक्वेशन में यहाँ पे मेरे पास dp है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे फाइंड करनी है और इसी की हेल्प से मैं फाइंड करूँगी फिर दिस डेल पी। ओके, इसी की हेल्प से। तो मैंने यहाँ पे उसकी हेल्प से ये चीज़ फाइंड की। अब क्या था वहाँ पे, मेरे पास जो p है वो फंक्शन है मेरे पास रो का और s का। तो जब मैं इसका डेरिवेटिव करूँगा, मतलब डी पी यहाँ से निकालूंगी, तो ये इनका फंक्शन है। तो जब मैं इसका निकालूंगी तो मेरे पास p का निकलेगा इसके रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कल यूज़ होगा। कल क्यों यूज़ होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। सिंपल अगर सिंगल होता, मतलब वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता, तो हम डी का यूज़ करते हैं, मतलब डेरिवेटिव का, टोटल डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं। अगर एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता तो वहाँ पे कर्ल का यूज़ करते हैं, कर्ली का। तो जब मैं यहाँ पे इसका डीपी निकालूंगी तो मेरे पास पी का निकलेगा रो के उसमें, रो में चेंज, मतलब रो का, तो डी रो। इतना क्लियर हो गया। प्लस फिर मैं p का निकालूंगी s के रिस्पेक्ट में, कल का ही होगा, कल p अपॉन कल s, ठीक है। और यहाँ पे ds। अब यहाँ पे जो ये s है, जो रो है, ये क्यों लिखा, जब मैंने यहाँ पे p का रो के रिस्पेक्ट में निकाला, ठीक है, रो के रिस्पेक्ट में किया यहाँ पे, तो ये मेरे पास एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। जब मैंने एस के उसमें किया तो मेरे पास यहाँ पे रो एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो वो चीज़ यहाँ पे लिखी गई है कि यहाँ पे एस कांस्टेंट ट्रीट होगा, यहाँ पे रो कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। तो हमारे निकालने का तरीका ये होता है, मैंने इसका निकाला, ठीक है, तो इसका निकालूंगी पहले रो के रिस्पेक्ट में, रो का निकालेंगे, फिर इसका एस के रिस्पेक्ट में, फिर एस का, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। फिर जब हमने ये निकाला तो इसी तरीके से अगर मैं इसमें डेल, इसको डेल से चेंज कर दो, ठीक है, तो ये मेरे पास एज इट इज आ जाएगा, सिर्फ इसकी जगह डी की जगह डेल यूज हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। ओके ओके बेटा, तो मेरे पास डेल पी आ गया ये निकल के। अब हम यहाँ पे होमोट्रॉपिक फ्लो की बात अगर करते हैं तो होमोट्रॉपिक फ्लो में जो डेल एस होता है हमारे पास, वो क्या होता है, जीरो होता है। तो इसकी वैल्यू जीरो होगी, तो ये पूरा का पूरा मेरे पास जीरो बन गया। देखो बेटा, यहाँ तक समझ आ गई ये चीज़। अब हमारे पास होमोट्रॉपिक फ्लो के लिए क्या होता है, डेल एस इक्वल टू होता है जीरो। तो जब मैं ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी तो मेरे पास क्या रिजल्ट निकलेगा, डेल पी इक्वल टू कल पी अपॉन कल रो, यहाँ पे एस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास डेल रो। ये पूरी की पूरी टर्म बन जाएगी मेरे पास जीरो, ठीक है। तो डेल पी एज इट इज। अब देखो, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या है, कल पी अपॉन कल रो एस ए स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं पुट कर दूंगी ए स्केयर डेल रो, ठीक है। तो यहाँ से डायरेक्ट निकल गया, ये चीज़ लिखने की भी नीड नहीं थी, या आप लिख सकते हो जी। तो ये कैसे आई आपको समझ आ गई, ठीक है बेटा। और फिर हमने क्या किया, इसकी डेल पी की वैल्यू हमने यहाँ पे इसमें पुट कर दी। ओके, हम यहाँ पे यूज करने वाले इक्वेशन नंबर 11 में 1 बाय, देखो ये क्यू, ठीक है। अब मेरे पास जो डेल पी है इसकी जगह मैं रख दूंगी यहाँ पे, अभी ये वाला पोर्शन रखा, ठीक है, ये वाला यहाँ पे पूरा रख दिया, इक्वल टू यहाँ पे माइनस के 1 बाय रो एज इट इज, ऊपर कर देती हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे देख लेते, ठीक है, माइनस के 1 बाय रो एज इट इज। अब यहाँ पे क्यू वेक्टर भी एज इट इज है, और डेल पी की जगह रखा मैंने ये ए स्केयर डेल रो, तो ए स्केयर बाहर आ गया और डेल रो। इतना क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो, इतना करने के बाद उसको वहीं पे छोड़ेंगे, फिर हम जाएंगे इक्वेशन नंबर 3 में। अब इक्वेशन नंबर 3 देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास ये, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 है मेरे पास डेल रो क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बेटा, अगर मेरे पास ये है तो बाय दिस प्रॉपर्टी से मैं इसको ओपन कर सकती हूँ, ठीक है। मेरे पास ये प्रॉपर्टी होती है और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं इसको ओपन कर सकती हूँ। तो देखो, एफ की जगह है रो, तो रो मेरे पास बाहर आ जाएगा, ये ऐसे, प्लस फिर डेल रो एक साथ, अब दिस। बात समझ आई।
हमारे पास कुछ ऐसे था, इसकी प्रॉपर्टी मुझे पता है। कैसे प्रॉपर्टी होती है इसकी, जब मेरे पास ऐसे हुए तो इसको बाहर निकाल दो, इनको एक साथ ले लो, फिर इनको एक साथ ले लो, इसको बाहर निकाल दो, ऐसे करना है। ठीक है, याद रखने का तरीका इसी तरीके से करना है बेटा। मेरे पास ये डेल डॉट है, यहाँ पे ये दोनों एक साथ है, तो मैं क्या करूँगी, पहले इसको बाहर फेंक दिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया, फिर प्लस करके फिर मैंने इन दोनों को एक साथ ले लिया और इसको बाहर कर दिया। ठीक है, तो बाय दिस प्रॉपर्टी हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इक्वेशन थर्ड में इसकी जगह ये पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख दी इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे तो इसकी वैल्यू चाहिए। क्यों चाहिए वैल्यू, देखो मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, क्यू वेक्टर डेल पी, क्यू वेक्टर डॉट डेल पी, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। तो ये इधर प्लस में, इधर जाके नेगेटिव में। ठीक है, तो जो मेरे पास अभी इक्वेशन आई है ये ऐसी है एज इट इज, इक्वल टू यहाँ पे मेरे पास क्या था, माइनस के ए स्केयर अपॉन रो। ठीक है, और इसकी वैल्यू थी यहाँ पे क्यू वेक्टर दिस। ठीक है, अब मैंने ये एज इट इज रहा और इसकी जगह ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गई, इसकी वैल्यू माइनस के रो डेल डॉट क्यू। अब देखो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे तो मेरे पास लिखा हुआ है डेल रो डॉट क्यू वेक्टर और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये पता होगा ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये क्या होता है मेरे पास, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, बोथ आर सेम। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ से ये मेरे पास ये कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ए स्क्वायर डेल डॉट क्यू वेक्टर, तो मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, ओके बेटा, तो ये हमारा पूरा एक आर्टिकल था, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। मैंने एक एक पॉइंट बताया, जहाँ पे थोड़ा सा थियोरेटिकल था वो चीज़ मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से करनी है। एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ कैसे। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए गैस निकालनी है तो हमें इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का पता है, यूलर इक्वेशन का पता है। स्टडी मोशन के लिए दोनों जीरो हो जाएंगे हमारे पास, और नो बॉडी फोर्स के अंडर बात करें तो ये जीरो हो जाएगा। ये चीज़ें रखने के बाद मेरे पास इक्वेशन थर्ड और फोर्थ आ जाएगी। ठीक है बेटा, आने के बाद हमारे पास बर्नौली इक्वेशन हमें पता है ये है, तो यहाँ से हम आइसेंट्रोपिक की एंट्री कराएंगे और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे। तो मैंने आइसेंट्रोपिक की एंट्री यहाँ पे कराई और इसकी वैल्यू रखी, फिर इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मेरे पास ये टर्म बची, इसको ऐसे रखा, और हमें पता है ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर के इक्वल, या इस तरीके से बोल दो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया बेटा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन नंबर 7 है इसके बारे में कुछ बोला गया है कि हमारे पास जो ये कांस्टेंट है ये किसी भी अलोंग स्ट्रीम लाइन के अलोंग सेम रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि मेरे पास जो फ्लो है वो होमोट्रॉपिक ना हो, और ये एक स्ट्रीम लाइन से दूसरी स्ट्रीम लाइन में वेरी करता है। इतना क्लियर हो गया बेटा। ये बताने के बाद हमारे पास कुछ अलग से टर्म, मतलब अलग से चीज़ें बताई गई एंट्रोपी को लेके। यहाँ पे बोला गया कि जो भी स्ट्रीम लाइन है हमारे पास, उसके अलोंग अगर मेरे पास स्टडी मोशन में कोई भी फ्लूइड पार्टिकल की जो कांस्टेंट एंट्रोपी होती है उसकी कंडीशन मेरे पास ये होती है। तो यहाँ पे एंट्रोपी की एंट्री कराई गई। ठीक है बेटा, और जो हमारे पास स्टेट ऑफ इक्वेशन होती हैं वो इस तरीके से इक्विवेलेंट फॉर्म में होती हैं, आप ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन मेरे पास क्या होते हैं, नॉन होते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ये चीज़ बोली। जो इक्वेशन नंबर 10 है मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अगर हम आइसेंट्रोपिक और होमोट्रॉपिक फ्लो के बारे में बात करें तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ज़्यादा बेस्ट है। इतना क्लियर हो गया। फिर मेरे पास जो ये इक्वेशन है ये सबके सब अलग, मतलब डिस्टिंक्ट इक्वेशन है, इनको डिटरमाइन करने के लिए। फिर हमारे पास जो बर्नौली इक्वेशन आई थी बेटा, तो बर्नौली इक्वेशन हमने जो ड्राइव की थी वो इक्वेशन ऑफ मोशन की हेल्प से की थी। और जो हमारे पास इक्वेशन जो बर्नौली की 5 और 7 इक्वेशन, मतलब एक बर्नौली की मैंने लिखी, फिर उसमें आइसेंट्रोपिक की एंट्री करा के इक्वेशन नंबर 7 आई। तो ये दोनों के दोनों मेरे पास काफ़ी यूजफुल है, ये चीज़ बताई गई। फिर हमारे पास ये रिजल्ट होता है। ये रिजल्ट कैसे आएगा आपके माइंड में कि कैसे यूज़ करना, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये आ रहा है, तो इसकी वैल्यू मुझे पता है, इसकी वैल्यू मेरे पास ये होती है, तो उसमें इसकी वैल्यू हमने रख दी। इसकी वैल्यू रखने के बाद मेरे पास ये चीज़ आ गई, क्यू वेक्टर क्यू डॉट से
क्यू डॉट वेक्टर जो क्यू वेक्टर से, सॉरी वेक्टर क्यू डॉट से नहीं, क्यू वेक्टर से, यहाँ पे ये चीज़ जो मैंने बोला अभी इसको करेक्ट कर लेना, क्यू वेक्टर से, ठीक है। क्यू वेक्टर से दोनों साइड डॉट प्रोडक्ट कर दी, ये दोनों इस बाय दिस प्रॉपर्टी से जीरो हो गया, तो मेरे पास सिंपल ये बच गया। अब यहाँ पे मुझे क्या फाइंड करना है, दिस डेल पी। इतना क्लियर हो गया। ये फाइंड करने के लिए मुझे याद आएगी इक्वेशन नंबर 10 की। इक्वेशन नंबर 10 में मेरे पास ये इनका फंक्शन होता है, तो अगर मैं इनका डीपी निकालती हूँ तो पहले मेरे पास इसका पी का रो के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तब मेरे पास एस क्या होगा, एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा, फिर रो का, फिर एस का, फिर एस के रिस्पेक्ट में, फिर एस का, यहाँ पे रो कॉन्स्टेंट रहेगा। तो ये वाली वैल्यू निकाली। अब ये आ गई तो डी की जगह यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे डेल को। इतना क्लियर। तो मेरे पास जब होमोट्रॉपिक फ्लो की हम बात करते हैं तो मेरे पास दिस इक्वल टू जीरो होता है। मैं इसकी वैल्यू यहाँ पे जीरो पुट करूँगी तो मेरे पास डेल पी इक्वल टू कल पी अपॉन कल रो, यहाँ पे एस, ठीक है, और ये मेरे पास डेल रो आ जाएगा। ये मैंने आपको सिंपल सी चीज़ बता दी थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके, ये चीज़ आ गया मेरे पास। तो यहाँ से मेरे पास ये क्या होता है, मेरे पास कल पी अपॉन कल एस, और ये एस मैंने अभी आपको बताया था ए स्केयर की टर्म में, दिस ये होता मेरे पास ए स्केयर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा डेल पी, और यहाँ पे ए स्केयर डेल रो, ठीक है। तो ए स्केयर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास डेल पी अपॉन डेल रो। तो यहाँ से ये चीज़ लिखी है। इतना करेक्ट हो गया बेटा। ये मैंने वहाँ पे थोड़ा सा अलग से बता दिया था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है बेटा। फिर हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 11 है ये चीज़ आ जाएगी। फिर इक्वेशन नंबर 3 की हेल्प से हमने ये बाय दिस रिजल्ट हमने ये अपन किया, हमें इसकी नीड है तो ये लिख दिया, और हमें पता ए डॉट बी ये होता बी डॉट ए, ठीक है। तो ये चीज़ लिख दी मैंने यहाँ पे, सॉल्व करके मेरे पास आ गया। दिस इज द अगेन इम्पोर्टेंट रिजल्ट, ठीक है। ओके बेटा।